ऊर्जा से है जीवन, ऊर्जा करती है पालन। ऊर्जा का हो अगर ज्ञान तो हो जाए जग का कल्याण। नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और भी है राय की नई कड़ी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एनर्जी, ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम अपनी जीवन की कल्पना सपने में भी नहीं कर सकते। फिर चाहे वो इंसान हो या एनिमल हो या प्लांट हो, सभी को इस धरती पे रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता तो होता है कि हाँ एनर्जी है, लेकिन ये नहीं पता होता कि इसकी पढ़ाई भी होती है। लेकिन हमारा ये कार्यक्रम इसलिए तो है ताकि हम आपको हर एक फील्ड से आपको हम अवगत करा सकें। तो उसी उद्देश्य को थोड़ा और सफल बनाते हैं और आज हम आपसे बात करेंगे एनर्जी इंजीनियरिंग के बारे में। इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर वासुदेव प्रधान को, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। सर, इससे पहले मैं कुछ बोलूं, उससे पहले झारखंड दूरदर्शन केंद्र में सभी दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार। एनर्जी इंजीनियरिंग जो नया कोर्स चालू हो रहा है, मतलब अभी ऐसा नहीं कि अभी चालू हुआ, इस कोर्स धीरे धीरे इन्वॉल्व हुआ है इस कोर्स को। बट इनिशियल स्टेज में देखा क्यों इस कोर्स का इतना महत्वपूर्ण आज हम लोग सोच रहे हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी है। उससे पहले तो उतना था नहीं। हम जैसे सुन के आ रहे हैं कि चलो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस अभी हो रहा है, तो उससे तो कोई हमें, तो फिर उससे क्यों नहीं हो रहा है एनर्जी के बारे में कुछ सब, तो डेफिनेटली कुछ इशू है जी। तो इसी सिलसिले में देखा जाए तो कोई भी जो मेन स्ट्रीम कोर्सेस है उससे हम एनर्जी से पूरा जोड़ नहीं सकते। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बात करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है बेसिकली एनर्जी जनरेशन को हम कर सकते हैं उससे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें व ट्रांसमिशन का बात करें तो वी नीड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और अगर हम आजकल ज़माने हम रिन्यूएबल एनर्जी सोचते हैं रिन्यूएबल, तो उसके लिए भी और भी कुछ बेसिक साइंसेस को इसका ज़रूरत पड़ता है। इवन अगर जैसे एनर्जी स्टोरेज, जैसे उसमें केमिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए एक्चुअली ये जो कोर्स है एनर्जी इंजीनियरिंग कोर्स है, इस बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, और जो कि ना सभी फील्ड का नॉलेज जो है ज़रूरत है, उसी से ये कोर्सेज जो है मार्च हुआ है। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान देना है, क्यों हम लोग एनर्जी के बारे में इतना कुछ चर्चा करते हैं। जैसे तुमने बताया कि एनर्जी पूरा ही जीवन है, एनर्जी सब है, तो इसीलिए कि और देखा जाए जितना दिन धीरे धीरे मॉडर्न सिविलाइजेशन बढ़ते गया है तो एनर्जी का नीड भी बढ़ते गया। हमारी कंट्री का देखिए, हम लोग डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, तो इसमें कंट्री है वो 1.3 बिलियन पॉपुलेशन की कंट्री है। तो इस कंट्री का जैसे तो हम लोग जीडीपी का बात करते हैं, रेट ग्रोथ डेवलपिंग स्टेज में है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी भी चाहिए होगा। उस जिस रेट में ग्रोथ हो रहा है उसको सस्टेन करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी आएगा कहाँ से? तो ऑब्वियसली अगर हम इस चीज़ से बात करें तो एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम मोस्टली फॉसिल फ्यूल से ही हो रहा है। लेकिन ये भी आप सब लोग जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये भी है कि हमारी जो पर्यावरण है वो इफेक्टेड हो रहा है कार्बन एमिशन से, वो भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। सर, जैसा कि एनर्जी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम लोग मतलब उसके बिना जीवन सोचना भी मतलब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो सर, इसका ज्ञान, सही ज्ञान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि अब तो ये एक ब्रीडिंग कोर्स हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो चुका है। तो सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस कोर्स की जो भी बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें आफ्टर ट्वेल्थ उन्हें किस कोर्स में ग्रेजुएशन करना पड़ता है? देखिए, पहले ऐसा था कि डायरेक्ट बीटेक कोर्स एनर्जी इंजीनियरिंग था नहीं जी। ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक दो बार शुरू हुआ था, वो सस्टेनेबल नहीं हुआ था। अभी क्या हुआ ना, फुल फेज में बहुत सारी आईआईटीज़ में एक कोर्स शुरू हुआ है। जैसे आईआईटी दिल्ली लास्ट ईयर से ही कोर्स बीटेक एनर्जी चालू हुआ। आईआईटी बॉम्बे में पहले से ही था। हमारी जैसे सीयूजे में भी एनर्जी इंजीनियरिंग वो था, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ये सब कोर्स चला। लेकिन उससे पहले क्या था ना, डायरेक्ट बीटेक कोर्स था नहीं। तो लोग क्या करते थे, जो स्टूडेंट जिसको एनर्जी फील्ड में खास करके रिन्यूएबल सेक्टर में जाना है, तो लोग क्या करते थे, बीटेक किया फिर एमटेक कहीं करना चाहते हैं। एमटेक एनर्जी इंजीनियरिंग क्वाइट पॉपुलर था और उसमें एग्जैक्टली एनर्जी इंजीनियरिंग था नहीं, कुछ जैसे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी था, रिन्यूएबल एनर्जी था, पावर टेक्नोलॉजी था, इस तरह डिफरेंट नोमेनक्लेचर में था। बट खोल मिल के वही एनर्जी का ही जिक्र करता है। तो वो कोर्स था। लेकिन अभी जो एनर्जी इंजीनियरिंग बीटेक चालू हुआ
तो काफ़ी पॉपुलर रहा, लोग बहुत सारे स्टूडेंट जिसका एस्पिरेंट एंड वो इसी कोर्स में करना चाहते हैं। तो इसके लिए 2 टाइप का एग्ज़ाम हो सकता है। एक होता है कि अगर आईआईटी में जाना है तो ऑब्वियसली आईआईटी जेई का जो मेन एडवांस क्रैक करके जाना है, और दूसरी होता है कि जैसे CUCT से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, जहाँ तक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ये करता है, उससे भी एग्ज़ाम दे के आ सकता है। और कभी बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है भी जो कि अपना लेवल में एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, उससे भी आप जा सकते हैं जी। तो ये जो बीटेक कोर्स है ये कितने ईयर का कोर्स होता है? यूजुअली बीटेक जो है 4 साल का, लेकिन आजकल जब तो NEP आ गया, मतलब न्यू एजुकेशन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसी दौरान देखा जाए कि सभी जगह में एग्जिट का ऑप्शन है। मतलब कहीं अगर ऐसा हो कि बीच में पढ़ाई नहीं कर पाया, बात छोड़ने पड़ा, उसे मन चेंज हो गया, माइंड चेंज हो गया, मैं दूसरा कोर्स करना चाहता हूँ, तो कहीं इसी में क्या होगा ना कहीं उसको डिग्री मिलेगा, कुछ ना कुछ डिग्री मिल के जाएगा। अच्छा, हो सकता है कि डिप्लोमा हो सकता है, एडवांस डिप्लोमा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच क्रेडिट ही अर्न, और ऐसा भी हो सकता है कि हाउ मच कौन सा ईयर में वो एग्जिट कर रहा है, कितना क्रेडिट को उस एज में उसका मिल सकता है। यानी कि पहले जो था अगर बीच में एग्जिट करते अगर स्टूडेंट तो उन्हें कोई डिग्री नहीं मिलता, बट अब है कि उनके पास एक चांस है, ऑप्शन है, वो अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सकते हैं। एकदम। बहुत बार ऐसा क्या होता है कि मतलब 12th के बाद या तो फाइनेंशियल कंडीशन या फिर कोई भी ऐसा कंडीशन होता है जिस वजह से हम अपने इंटरेस्ट वाले फील्ड में नहीं जा पाते हैं, और बीटेक जैसा कि एक इंजीनियरिंग का कोर्स है तो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होगा, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके पास क्या ऑप्शन होगा कि अगर वो चाहे तो इस फील्ड में जा सकते हैं? कुछ डिप्लोमा कोर्सेज एकदम है, बिल्कुल इसमें है। इसमें 2 चीज़ है। देखिए, हम लोग बीटेक जैसे हम लोग आईआईटी में बहुत करते हैं, आईआईटी में बीटेक में कोर्स तो फीस ज़्यादा है, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। अच्छा। तो एक्चुअली देखा जाए तो उसमें कहीं ना कुछ मिल ही जाता है, तो इसलिए उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बट हाँ एग्जाम क्रैक करना डिफिकल्ट जरूर है ना। ये तो गया उधर। और दूसरी एक ऑप्शन ऐसा होता है कि जो देखा जाए कि चलो 10+2 हो गया, तो हम चाहते हैं कि जल्दी नौकरी चाहिए कि घर के लिए, तो इस तरह बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस है, जैसे ITI हो सकता है, डिप्लोमा कोर्सेस है 2 साल में 3 साल में करके फिर जॉब कमाई कर सकते। इसमें बहुत सारी सोलर फील्ड में, खासकर हम सोलर फील्ड की बात करें तो बहुत सारी जॉब ऐसा है कि ITI व डिप्लोमा होल्डर वो आराम से कर सकता है। अच्छा। मेंटेनेंस हो, ये हो, कोई सोलर प्लांट जब लग गया है ना, उसके बाद कुछ काम का जरूरत नहीं, जस्ट मेंटेनेंस, तो वो सब आराम से कर सकता है। और ये सब स्किल डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट का स्कीम है, वो आराम से कोई डिप्लोमा कोर्स करके व सर्टिफाइड कोर्स करके वो सब जॉब आराम से मिल सकता है। अच्छा, यानी कि अगर 12th के बाद भी जो बच्चे एनर्जी वाले फील्ड में जाना चाहते हैं वो डिप्लोमा करके साथ ही अपने इंटरेस्ट के साथ साथ कुछ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए कॉलेजेस, ऐसे तो सारे कॉलेजेस अपने अपने लेवल पे काफ़ी उच्चतम है, लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ बीटेक की, तो उसके लिए कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हो सकते हैं इंडिया में? इंडिया में देखिए ऑब्वियसली IIT तो पहले आएगा, IIT रहेगा, उसके बाद NITs कुछ कोर्सेज होगा, फिर यूनिवर्सिटीज़, फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी काफ़ी अच्छा आजकल बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे भी कोर्स। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर जॉब प्रोस्पेक्टिव हम देखें, IIT तो नाम से जॉब हो जाता है। IIT में कोई भी, जैसे पहले होता है ना कि IT में एडमिशन तो जॉब तो मिल ही जाएगा, तो ऐसा फिर कुछ इंस्टीट्यूट प्राइवेट अपना ढंग से वो लोग कोशिश करते हैं कि जॉब बच्चों को 100% प्लेसमेंट देना है। और दूसरी होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो लोग थोड़ा एक ऐसा नहीं कि फुल डेडिकेटेड पूरा कैंपसिंग करना चाहिए, बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कि स्टूडेंट ऑब्जर्व हो जाए। तो डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन, जैसे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है और कनेक्शन बहुत कंपनी से। दूसरी बात भी ये भी है कि एनर्जी सेक्टर में खास करके इस रीजन में एनर्जी जो कंपनी है खास करके रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत कम है कंपेयर टू नॉर्थ, ये हमारे गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, ये सब साइड में बहुत सारी कंपनी भरा हुआ। तो कंपनी को आने, कुछ कंपनी में कोई यूनिवर्सिटी को आने में आराम से वो लोग आ सकते हैं, तो उसमें जॉब आसानी से मिल जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे जॉब नहीं मिलता है, ज़रूर मिलता है, बट डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कैसे अफोर्ड्स कर रहा है, तो उस जॉब उसी हिसाब से मिलता है। जी बिल्कुल। ये भी बात तो हो गई कि बीटेक कोर्स का क्या है और कॉलेजेस कितने अच्छे हैं हम लोग के इंडिया के लेवल पे, लेकिन अगर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अब्रॉड में क्या कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ कुछ जो उच्चतम माने गए हैं, अगर बात बीटेक की जाए तो? यूजुअली खास करके US, यूरोप में बहुत सारी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ की ना मास्टर्स, बीटेक, इवन बीटेक भी एनर्जी और ये हो सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, इस तरह डिफरेंट नोमेनक्लेचर में कोर्स पढ़ाया जाता है, जो कि ना ऑल आर रिलेटेड टू एनर्जी। तो वो सब जैसे खास कर MIT में बहुत सारी कोर्सेज चलता है एनर्जी का, MIT, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी कैलटेक, और इवन यूरोप में भी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, सब भी कहीं ना कहीं एनर्जी जुड़ा कोर्स है।
तो बाहर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर जो लोग बीटेक करना चाहते हैं, वेरी वेरी एक्सपेंसिव बीटेक, जी, ठीक है, यूरोप में थोड़ा कम है लेकिन यूएस में तो बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन लोग क्या कैसे जाते हैं, मास्टर्स करने जाते हैं, कोई पीएचडी करने जाते हैं। अगर हायर एजुकेशन का बात करें तो कोई इशू नहीं है, कभी भी कोई सी फील्ड से जा सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन इस बच्चों का क्या है, मिशन क्या है, क्या करना चाहते हैं, उस हिसाब से। जी। बीटेक के बाद क्या क्या हम लोग के पास प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट के पास अवेलेबल होगा? एनर्जी सेक्टर में जॉब अगर कोई बच्चा बीटेक से पास किया एनर्जी इंजीनियरिंग, क्या क्या जॉब मिल सकता है? एक हो सकता है प्रोजेक्ट इंजीनियर, हो सकता है भाई एनर्जी एफिशिएंट इंजीनियर, ये हो सकता है कि आर&डी इंजीनियर हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, फिर रिसर्च अलग अलग पार्ट है। बट ये सब जो है, जैसे खास करके से एनर्जी ऑडिटर, ये भी बहुत बड़ा रोल है आजकल। कोई कंपनी में अगर एनर्जी कंजम्पशन कितना हो रहा है, उसको अगर बचत कर रिड्यूस करना है, तो इसके लिए एनर्जी ऑडिटर बहुत ज़रूरी है, और आज तो गवर्नमेंट मैंडेटरी कर ही दिया। तो ये सब देखा जाए तो हमारे बहुत बच्चे एक्चुअली ये सब उस फील्ड में काम करते हैं, तो इसलिए ये सब नोमेनक्लेचर जॉब का है, लेकिन मोर और लेस इसी टाइप के जॉब मिलेगा। और डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, एक्सपीरियंस, उसका सैलरी भी उतना चेंज जैसे होता है। कि अभी बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया को 2030 तक वो 50% जो है वो शिफ्ट होना चाहती है रिन्यूएबल एनर्जी पे। और जो एनर्जी इंजीनियरिंग की जो फील्ड है, इसका क्या जो अधिकतम जो झुकाव होता है, क्या वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ होता है या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ होता है? एक्चुअली अधिकतम झुकाव रिन्यूएबल तरफ है, बट ये ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली जो एनर्जी रिसोर्सेस है वो कन्वेंशनल सोर्स है, इसमें भी ये है कि जिससे कितना हम एफिशिएंट को यूज कर सकते हैं, है ना, जो कि पावर प्रोडक्शन जिसे हो रहा है थर्मल पावर प्लांट, जैसे क्लीन कोल टेक्नोलॉजी इस तरफ, जो कि इसमें जो कि ना टेक्नोलॉजी ऐसा स्मार्ट बने कि कंजम्पशन व पॉल्यूशन कम होगा, जनरेशन ज़्यादा होगा, तो ये भी इसी का ही पार्ट है। और दूसरी बात कि ऑब्वियस रिन्यूएबल सेक्टर, सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, इस सब सेक्टर में भी जॉब का बहुत सारी सुविधा है। लेकिन ऑब्वियसली हाँ, क्यों, आने वाला दिन तो हमको रिन्यूएबल में जाना ही है। और ये भी एक एस्टिमेशन कोई एक कंपनी ने एस्टिमेट किया है कि 2030 में एक्चुअली हम लोग को 10 लाख जॉब क्रिएट होगा इस रिन्यूएबल सेक्टर में। तो अगर हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं मैन पावर का जरूरत पड़ेगा, तो कहाँ से आएगा? यही जो कोर्सेज जो है, इसी का ही मेन फोकस है कि आने वाला दिन में अगर हम रिन्यूएबल तरफ जा रहे हैं, बाय एनर्जी एफिशिएंट तरफ जा रहे हैं, बाय एनर्जी ऑडिट तरफ जा रहे हैं, वी नीड स्किल मैन पावर। वो कहाँ से आएगा? दैट हैज़ टू कम थ्रू दिस प्रोग्राम, जो एनर्जी प्रोग्राम। और उसमें हमको टैलेंटेड और हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट चाहिए, जो कि ना वो डेडिकेट, देखो एनर्जी नया सब्जेक्ट है, तो हमको भी ऐसा बंदा चाहिए कि वो ही कैन क्रिएट न्यू थिंग्स, इट हैज लॉट ऑफ इनोवेशन। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टार्टअप होगा, इनोवेशन होगा, पेटेंट क्रिएट होगा और नया नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। सो जैसा कि जो ये एनर्जी का जो फील्ड है हमारा, और बात करें अगर इंटरनेशनल एनर्जी अथॉरिटी की, तो उन्होंने ऐसा मतलब एट्रीब्यूट किया है कि आने वाले टाइम में 1/4 जो मतलब ग्लोबल का जो ग्रोथ होगा एनर्जी का, वो इंडिया की तरफ से आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इंडिया के पास ऑब्वियसली, और काफ़ी इंडिया के पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड का टाइम भी चल रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ जो लगभग अगर बात की जाए तो 50% जो है वो यूथ में है। तो इनोवेशन, टैलेंट, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, और वही इनोवेशन पूल को हमको चाहिए कि एनर्जी सेक्टर को बढ़ाने के लिए। और हाँ, 2070 तक हमें अपने जो क्या बोलते हैं नेट जीरो हमें जाना है, एकदम किसी से बड़े तो ये काफी जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट है काफी ज्यादा इसको लेके कंसर्न है। गवर्नमेंट तो एकदम आगे बढ़े है। तो हम जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकता है जो बच्चे यहाँ से जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। एक्चुअली ये होता है कि हमारे भी यहीं पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि? अब सच में देखिए आजकल जमाने में गवर्नमेंट जॉब उतना है ही नहीं, बट स्टिल वी हैव अ फ्यू जॉब। आई थिंक कि हाँ, ये ऑब्वियसली एक इशू यहाँ पे है कि ज़्यादा तक प्राइवेट सेक्टर तो कोई इशू नहीं, बीटेक कहाँ से क्या देख, दे आर नॉट दैट जस्ट चलो बंदा इज एन एक्सपर्ट इन एनर्जी, सो इट्स नो प्रॉब्लम। बट ज़्यादा पीएसयू को बात करें, दे आर लुकिंग फॉर ए एक्सपर्ट इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिर भी उन्हें एनर्जी का काम कराते हैं, लेकिन एक्सपर्ट लेते हैं, दे डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट दिस, इस तरफ कोर्स पढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो सुना है कि जो IIT सब मिल के एक लेटर शायद लिखेंगे ये सब पीएसयू को, जो इस तरह कोर्स एग्जिस्ट करता है। और जैसे मैंने बताया कि गेट तो अभी यहाँ पे है ही नहीं एनर्जी में, लगभग 1 साल में 2 साल में गेट आ ही जाएगा। तो जैसे गेट में आ जाता है पेपर, तो it will be most popular and everyone can know that this paper is very common nowadays. It's not like a special course now. जी। Yeah.
ये तो सर बात होगी कि मतलब इंडिया लेवल पे क्या है। अगर बात की जाए जैसे यूएस की, अगर लेबर स्टैटिक्स की बात की जाए तो 2029-30 तक वहाँ भी 10% से 20% जॉब जो है इसमें क्रिएट होने वाले एनर्जी सेक्टर में। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहाँ पे उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि हम अब्रॉड में जाके काम करें। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है? देखिए इंटरनेशनल हमारी ना, एक हम इसी पॉइंट में एक चीज़ बताना चाहते हैं। एक चीज़ देखिए, दो चीज़ है। एक होता है कि हमारे इन टर्म्स ऑफ यूथ देखा जाए जॉब कम है, जब मार्केट में जितना हम लोग जो एस्पिरेंट जो है सब जॉब कम है। यूएस में उल्टा है, उल्टा इसलिए से कि जब बहुत है लेकिन एप्लीकेंट बहुत कम है, डिब्यूट पॉपुलेशन। तो इसीलिए बहुत लोग हम माइग्रेट करते हैं, चलो यहाँ पे डिग्री करना तो आराम से। मैंने भी देखा, तो यूएस में काफ़ी दिन था तो उसमें देखा जो मास्टर्स करके जॉब आराम से करते हैं। हम यहाँ पे मास्टर के तो बहुत लड़ाई करना पड़ता जॉब के लिए। तो ये इसको है, लेकिन हमारे इससे क्या होता है, इसी चलते एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जैसे घर में क्या होता है, हम बच्चों चाहते हैं हम इसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मम्मी पेरेंट्स बोलते हैं नहीं तुम ये सब्जेक्ट जॉब इसको इसी में मिलेगा, हमेशा ये चीज़ बोलते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बच्चा मनपसंद जो है वो पढ़ नहीं पाता है, बिकॉज ऑफ जॉब को देखते हैं। ऐसा नहीं कि पिता मामा जो हम खराब से बुरा चाहते हैं, हम लोग और भला ही चाहते हैं स्टूडेंट मतलब उनका बेटा का, और तो लड़का वाला लड़की। सो प्रॉब्लम इसीलिए क्रिएट हो जाता है चीज़ को। लेकिन अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर बच्चों को मन में इच्छा है कि मेरा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, उसी में आपको जो चीज़ अच्छा लगता है वो चीज़ जरूर पढ़ना है और उसी में वो एक्सेल करेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए जो मनपसंद बच्चे चाहते हैं कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं, अगर एनर्जी चाहते हैं बच्चों को देना चाहिए और उसका जितना एनवायरनमेंट सपोर्ट चाहिए सबको देना चाहिए। तो सर इंटरनेशनल लेवल पे जैसे कि अगर बात की जाए, जितने भी हम लोग के ग्लोबल मीट भी अभी जो भी कुछ हो रहे, G20 हो गई या फिर जितने भी मीटिंग्स हो रहे, समय क्लाइमेट एनर्जी एक काफ़ी ज़्यादा बर्निंग इशू है। तो इंटरनेशनल लेवल पे वो लोग किस किस फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हैं एनर्जी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट? एकदम एनर्जी, देखिए एनर्जी जैसे हम लोग अगर यूनाइटेड नेशन का गोल देखें, जो यूनाइटेड नेशन जो सस्टेनेबल गोल 7 वो क्या बोलते हैं, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी है। तो एनर्जी हम इसी डायरेक्शन में ही जा रहे हैं कि उसमें पॉल्यूशन भी कम होगा, पॉल्यूशन को रिलेटेड है नहीं। ऑब्वियसली देयर इज सर्टेन लिंक टू पॉल्यूशन, बट फॉर द टाइम बीइंग वी कैन से इट्स क्लीन और ऑब्वियसली सस्टेनेबल, जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकता है। तो इसी डायरेक्शन में सारा वर्ल्ड इसी डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन हम एनर्जी का तो है ही, एनर्जी है उसमें और कोई दूसरा ऑप्शन ही है नहीं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बीटेक करने के बाद एमटेक के फील्ड में जाना चाहते हैं और बहुत बच्चे एमटेक करते भी। तो एमटेक करने के लिए क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या कुछ एंट्रेंस टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं? एमटेक जैसे बच्चे बहुत लोग की गेट एग्जाम देते हैं, ऐसे हो सकता है कि नहीं बीटेक कुछ सब्जेक्ट में की हैं, एमटेक सर बीटेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में की हैं, तो वो लोग चाहते हैं केमिकल में किए, चाहते हैं एनर्जी में आना चाहते हैं, तो दे कैन गो थ्रू गेट एग्जामिनेशन और कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट से थ्रू करके दे कैन गो टू एमटेक प्रोजेक्ट इन डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। वो ऑप्शन है उन लोग। एमटेक करने के क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकते हैं? बिकॉज बीटेक करने के बाद बेसिकली बीटेक जॉब मिल ही जाता है, लेकिन कुछ हायर स्टडी करना है, अगर मन है, आजकल तो बीटेक के बाद भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट ने रूल बनाया, रूल चेंज किया है, बट एमटेक बाद में वो कभी कभी थोड़ा एडवांस कोर्सेज होता है, प्लस उसके बाद अगर कोई टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो दैट इन दैट केस इट बेनिफिशियरी होता है उसमें। और अगर बच्चे पीएचडी भी अगर करना चाहे तो? पीएचडी तो किसी फील्ड में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस फील्ड में करना चाहे वो आराम से कर सकते हैं। तो उनको क्या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है? जो बेनिफिट पीएचडी का खास करके एकेडमिक्स, करेक्ट, जो रिसर्च करना चाहते हैं, कि यूनिवर्सिटी में टीचर होना चाहते हैं, प्रोफेसर होना चाहते हैं, R&D वर्क करना चाहते हैं, तो हायर स्टडी में खास करके उसमें पीएचडी लोग करते हैं। जैसा कि अगर देखा जाए कोई भी कैरियर पाथ जो होता है वो अप्स एंड डाउन्स उसमें रहते हैं, कोई भी रास्ता बिना पत्थर के होते नहीं है। तो सारे पत्थरों को तो हम नहीं हटा सकते, लेकिन हम अपने दर्शकों के थोड़ा सा राह जो आसान कर सकते हैं। अगर आप ये बताएं कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं, जो भी एनर्जी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं? चैलेंजेस ऐसा कोई एनर्जी स्पेशल नहीं है जी, सब फील्ड में जैसा चैलेंजेस में, लेकिन ये है कि मेरा सजेशन यही रहता है हमेशा, जो चीज़ अच्छा लगता है, अगर हम एनर्जी व रिन्यूएबल एनर्जी मेरा प्यारी है, हम चाहते हैं उसमें हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जरूर उसमें एक्सप्लोर करें और मन लगा के करें, बस उतना। देखिए कोई रास्ता है, जैसे बताया, कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि स्मूथ होता है, कभी कभी ऐसा नहीं है, बट स्टिल कोशिश तो सबको जरूर करना चाहिए। और कोशिश ऐसा नहीं है कि 100% डिवोशन होना चाहिए। तो ये कि हमेशा भी कुछ करना कि यार एनर्जी सेक्टर में यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको एक्सप्लोर करने के लिए, नया कुछ बना सकते हैं, कितने सारी रिसोर्सेस। जैसे मैं एक एग्जांपल, वेस्ट टू एनर्जी,
हाइड्रोजन एनर्जी, ये सब नया नया फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सस्टेनेबल एनर्जी, और होता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब बहुत सारे नया नया फील्ड है। ये सबको एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए मैन पावर, और जिसका इंटरेस्ट है वही कर सकता है। जैसा कि आपने बताया कि इसमें बहुत सारे डाइवर्जन्स है, तो साथ ही इसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी होते हैं। एकदम क्या क्या कोर्सेज होते हैं स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है, कई का सोलर में जाना चाहिए, सोलर स्पेशल, सोलर फोटोवोल्टाइक हो सकता है, हाइड्रोजन एनर्जी हो सकता है, हाइड्रोजन इज वेरी बूमिंग एरिया, एंड देन जैसे AI, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब बहुत सारे कोर्स है, डाटा एनालिटिक्स, ये भी इसी का पार्ट है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, एनर्जी ऑडिट, और एनर्जी एफिशिएंट, ये सब बहुत सारी एरिया है सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो एनर्जी है वो एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे इनोवेशन, देन उसके बाद हमारा जो क्रिएटिव, ये सब टैलेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एकदम। तो इसके साथ साथ और क्या क्या जो स्किल्स होते हैं जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं भी, या फिर 12th में हो या फिर वो ग्रेजुएशन में हो, तो वो किस तरीके से इस पे वर्क कर सके, चाहे वो अपने किसी भी कैरियर के किसी भी पाथ पे हो, तो किस तरीके से वो ये सब ऐसे क्या क्या स्किल होते हैं जिस पे वो वर्क करेंगे तो उन्हें बेनिफिट होगा। बीटेक कोर्स पढ़ाते हैं, उसी में सारी स्किल इन्वॉल्व है। आजकल NEPV में जो पॉलिसी है उसी में भी ज़्यादा फोकस जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हो सकता है कि अगर कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, अगर कोई चीज़ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्किल हो सकता है, सब्जेक्ट नॉलेज, ये सारे इंपॉर्टेंट है कोई इनोवेशन करने के लिए। फिर मार्केटिंग स्किल भी आता है, सारी इनोवेशन चाहिए। लेकिन यहाँ ऑब्वियसली ये सब चाहिए धीरे, जब कोर्स थ्रू जाएगा, गो थ्रू दिस बीटेक प्रोग्राम। और ऐसा भी चल रहा है कि बीटेक प्रोग्राम जो एनर्जी इंजीनियरिंग का, वो थोड़ा यूनिफाइड प्रोग्राम इंडिया में हो रहा है उसका, कि सभी लोग एक ही प्रोग्राम फॉलो करें, एक ही स्टेप, मतलब काफी ज्यादा ये इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें कि बहुत कुछ, मतलब एक मिक्स अप पैकेज टाइप का है जिसमें एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स नहीं हो सकता है, उसमें बहुत सारे डाइवर्स फील्ड लोग चाहिए, जैसे एनर्जी ऑडिट, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इसीलिए तो हमको कुछ चाहिए लोग जो उसको जानकारी है। एनर्जी पॉलिसी कौन बनेगा, गवर्नमेंट अगर कोई प्रोग्राम लॉन्च करना, पॉलिसी चाहिए, तो पॉलिसी नॉलेज होना चाहिए ना, तो इसलिए ये भी चाहिए, तो इसलिए इसे वेरी मच इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे इंजीनियरिंग लोगों को चाहिए, साइंस का भी चाहिए, फिर आर्ट्स लोगों का भी, ह्यूमैनिटीज का भी जरूरत है। जी जैसा कि एक कोई भी सेक्टर में जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सैलरी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो कितना एवरेज सैलरी बच्चे इससे गेन कर सकते हैं इस फील्ड में जाने के बाद? देखिए ऑब्वियसली अपर तो कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम अगर शुरू करे तो 5 लाख से हो सकता है कि बीटेक के बाद, अगर एक एवरेज 5 लाख पर एनम मिनिमम शुरू करते हैं, ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है, जब धीरे धीरे जाएगा तो वो तो इनोवेशन क्रिएशन उस पर डिपेंड करता है। और जब अपना स्टार्टअप कोई खोलता है तो दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अच्छा, यानी कि अगर जो बच्चे स्टार्टअप में भी इंटरेस्ट रखते हैं वो इस फील्ड में जाके, यहाँ पे तो बहुत ही स्कोप है स्टार्टअप करने के लिए, नया नया जैसे जब चीज़ आ रहा है ना, तो उसमें बहुत सारे जैसे कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ब्रीडिंग सेक्टर है, यानी कि अभी ये जस्ट अभी बूम अप कर रहा है और इसका काफ़ी लंबे टाइम तक ये जा सकता है और आगे, और ये आगे जाके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है स्टूडेंट के लिए। तो क्या क्या स्कोप, और क्या क्या स्कोप से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक एनर्जी इंजीनियर की? एनर्जी इंजीनियरिंग खास करके देखिए सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा एनर्जी की जानकारी होना जरूरी है। जी बिल्कुल। अब देखिए हम बोले कि पॉल्यूशन कम करना, हम अगर सोचें जैसे सिंपल एग्जांपल पॉल्यूशन कम करना है तो कैसे कम करेंगे? हम अगर घर का बिजली अगर कम इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं कि हम कम करें, इलेक्ट्रिक LED लाइट लगाएं, लिफ्ट कम यूज करें, ज़्यादा तक ये करें, तो हमारी एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक तो देखा जाए तो अभी फॉसिल फ्यूल से आ रहे हैं तो कार्बन एमिशन कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंजीनियर, और कोई अगर बीटेक इंजीनियर उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्ट सही से बनाए और जो कि डिफेक्ट ना हो, कि ऐसा ना हो कि कोई प्रोडक्ट ऐसा मैन्युफैक्चर किया कि बाद में लोगों ने कि आप बेकार का प्रोडक्ट बनाए। तो सर मेनली वो लोग क्या काम करते हैं अगर जो एनर्जी इंजीनियर, जैसे कि एनर्जी ऑडिट एरिया है जो कि ना बिल्डिंग का कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न, रिडक्शन कैसे हो सकता है, कैसे जो सनलाइट को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्डिंग में, बिल्डिंग मटेरियल्स क्या हो सकते हैं, दैट इज वन एरिया। सोलर एनर्जी एरिया, सोलर एनर्जी काफ़ी बूमिंग है, सोलर थर्मल, सोलर PV जो इंडस्ट्री है, इसमें कि आजकल देखा जाए सोलर PV जो है बहुत सारी कंपनी बाहर से मॉड्यूल मंगाता है, मतलब जो प्लेट जो है, लेकिन अभी क्या हो गया कि इंडिया थोड़ा इंपोर्ट ड्यूटी लगाया तो बहुत सारी कंपनी शुरू कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग। सोलर एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा ये है बिकॉज हमारा जो इंडिया है, विंड एनर्जी, सभी में ही विंड एनर्जी, जैसे विंड टर्बाइन बनाना, सोलर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग करना,
बायो एनर्जी प्रोड्यूस करना है, वेस्ट टू एनर्जी जनरेट करना है, सारी एनर्जी, सभी एनर्जी का पार्ट है। तो अगर हम लोग इस चर्चा को अगर ओवरऑल अगर कंक्लूजन में अगर देखना चाहें तो एक एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लूजूम टाइम का है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा भी अपॉर्चुनिटीज़ है और बहुत कुछ अनएक्सप्लोर्ड है। और जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिएटिव टाइप का वो टैलेंट रखते हैं कि हाँ हमें कुछ नया करना है, इनोवेटिव करना है, तो वो इस फील्ड में आ सकते हैं। एकदम ऑलवेज वेलकम टू दिस फील्ड। एक्चुअली हम भी यही चाहते हैं कि एनर्जी की फील्ड में ये लोग आए और योगदान करें और नया इनोवेशन करें और एनर्जी और साथ साथ में एनर्जी हमारी कंट्री को भी प्रोग्रेस करें। तो हम ये आशा करेंगे कि हमारे जो भी दर्शक होंगे, जो भी ये क्रिएटिव टैलेंट रखते होंगे, उन सबको हमारे इस चर्चा से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। और इस पूरे चर्चा के लिए हम अपने गेस्ट का काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और जानते रहिए अधिक से अधिक जानकारी। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। थैंक यू।